हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि सर फिजिक्स के तीसरे चैप्टर का जो VVI वन शॉट वीडियो है वो जल्द से जल्द लाइए। तो आज का ये वीडियो उसी पर है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखेंगे और इसमें केवल VVI क्वेश्चन, देखिए मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सभी को मैं कराऊंगा। ठीक है, 2014 से लेकर और 2023 के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम आपको कराएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, वीडियो लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा तो समय लगेगा, परंतु यदि आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते रहें तो आपका, मैं कह सकता हूँ, इस चैप्टर का 95% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या 90% हम कह सकते हैं। 10% आपका न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल कोई नहीं जानता कि कहाँ से पूछेगा, तो न्यूमेरिकल का भी हम इस वीडियो में प्रैक्टिस कराएंगे। और भी न्यूमेरिकल का सीरीज चलाया जा रहा है, तो न्यूमेरिकल का वीडियो आप जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहला एक क्वेश्चन ले लिया है 2014 में 18 में पूछा गया है। यहां पे कह रहा है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र तथा मात्रक लिखिए, जो कि नीचे आपके क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहली बात, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हल या उत्तर भी आप यहां पे लिख सकते हैं। समझते हैं, देखिए ये सभी टॉपिक हमने बहुत ही पहले करा दिया है, बट थोड़ा सा हम फिर भी एक्सप्लेन तो आपको करना ही है, क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो छोटी छोटी टॉपिक को तो पर भी बताना ही होगा। तो चलिए हम लिखेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग इसी तरीके से डालना है, विशिष्ट चालकता। ठीक है, राइटिंग मतलब मेरा उतना शायद बेटर नहीं है, ठीक है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, उसके बाद विशिष्ट चालकता का परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या होता है, इसके फॉर्मूला से हम करते हैं। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दूं। ठीक है, तो सिग्मा ये है, तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, ये रो का चिन्ह है। तो ये है विशिष्ट क्या है, विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला। जहां पे ये क्या है, यही है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता परिभाषा आपको याद हो जाएगा, निश्चिंत रहिए। ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए यहां से अगर हमें कोई परिभाषा कहे कि आप बोल दीजिए, तो हम इतना बात देख रहे हैं कि 1 के नीचे है रो है, तो इसका मतलब ये व्युत्क्रम है। अगर नीचे होता है तो हम व्युत्क्रम कहते हैं, 1 के नीचे होता है तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। समझ में आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, क्योंकि 1 में है, और जो 1 के नीचे होते हैं वो व्युत्क्रम ही होते हैं। ठीक है, तो मैं यही परिभाषा लिख दूंगा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो परिभाषा में यही लिख देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब बात यह आता है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब सिंपल में ये हुआ कि यदि हम विशिष्ट प्रतिरोध के, विशिष्ट चालकता के मान को यदि हम बढ़ाते हैं तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान है वो घट जाएगा। समझ रहे हैं, इसका मतलब यदि विशिष्ट चालकता सिग्मा का मान बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान घट जाएगा। यदि कोई कह रहा है आपसे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटाना है तो हमें क्या करना होगा, तो हम कह देंगे कि यदि हमें मान घटाना है तो विशिष्ट चालकता का मान हमें बढ़ा देना है, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान घट जाएगा। समझ में आ गया होगा ये बात आपको। तो ये हुआ इसका परिभाषा। परिभाषा के साथ साथ आपसे फॉर्मूला लिख लेंगे। उसके बाद दो चीजें आपको कम से कम लिखना ही है, एक है मात्रक और दूसरा होता है जो है बीमीय सूत्र। ठीक है,
तो देखिए मात्रक हम यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं ना विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये बात आप मात्रक में याद रखेंगे कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका होता है। इसका बीमीय सूत्र याद रखेंगे m-1 L-3 T3A2। ये इसका क्या होता है, बीमीय सूत्र होता है m-1 L-3 T3A2। ये इसका क्या होता है, बीमीय सूत्र होता है। देखिए आप इसको याद कर लीजिएगा, दोनों को याद नहीं करना है, आपको सीखना है कि मात्रक कैसे हम निकालते हैं या बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो हमने इस पर एक पर्सनली वीडियो क्लास 11th में हमने बनाया है। तो आप केवल इतना लिखेंगे ना कि बीमीय सूत्र निकालना सीखे ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें मैंने सिखाया हुआ है पूरा अच्छे तरीके से। मात्रक को भी निकालना सीखना है तो आप लिखिए मात्रक निकालना सीखे ब्रदर सर। ऐसे कोई भी टॉपिक लिख कर अंत में हमारे चैनल का नाम लिखेंगे तो मुझे लगता है कि लगभग हमने सब टॉपिक कराया हुआ है, तो सब आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। तो ये हुआ ये टॉपिक समाप्त, इतना आपको लिख देंगे, 2 नंबर आपका मिल जाएंगे। बट इसी के संबंध में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी के संबंध में दूसरा एक क्वेश्चन है जो है विशिष्ट प्रतिरोध। मैं चाहता हूं कि यहीं पर इसको भी मैं कंप्लीट करा दूं। ये देखिए आपके 3 नंबर में भी पूछा गया है, ठीक है, 2 नंबर में भी पूछा गया है, शायद मुझे याद है 15 में 18 में ऐसे 14-15 में ऐसे कुछ पूछा गया है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको भी हम जान लेते हैं क्योंकि विशिष्ट चालकता है और विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूले से ही हम इसका परिभाषा करेंगे। इसका भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे, याद है आपको। सबसे पहली बात तो आप अपने आप से तुलना ये कर सकते हैं कि ये सब टॉपिक तो पढ़ाया गया है ना, रिवीजन एक तरह से हो रहा है। तो अगर आपको ये सभी टॉपिक नहीं याद है तो आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है या कितनी नहीं हुई है। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको ये सब कुछ याद नहीं है तो ज़्यादा फोकस कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा कि आगे के जो और वीडियो हैं जो चैप्टर वाइज फिजिक्स के केमिस्ट्री का वो लाने का, क्योंकि आप कमेंट करते हैं मैं देखता हूँ, तभी जाकर मुझे भी लगता है कि हम लाना चाहिए। ठीक है, मेरा भी एग्ज़ाम है ना, तो मैं अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा कमेंट आता है तो मैं भी देखता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं स्टूडेंट जब जागरूक है, इतना पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए तो समय निकालना ही होगा। तो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब मुश्किल से समय आपके लिए निकाला जाता है, तो थोड़ा सा मेहनत करिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है कि इसको हम प्रदर्शित करते हैं रो से, और रो इक्वल टू होता है RA/L। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। जहां पर देखिए रो क्या है, ठीक है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, आर क्या है प्रतिरोध, ए क्या है चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल क्या है चालक तार की लंबाई। जैसे अगर मैं आपसे कहूं तो मान लेते हैं सपोज दैट ये एक चालक तार है, ठीक है, तो इस चालक तार की कुछ ना कुछ मोटाई होगी कि नहीं होगी, इतना मोटा या कितना मोटा भी होगा ना, तो इसी को, इसके जो मोटाई होगी उसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। और इस चालक तार की कुछ ना कुछ ये लंबाई होगी, तो उसी लंबाई को हम L से प्रदर्शित किए हैं। और इस चालक तार में कोई प्रतिरोध उत्पन्न होगा, वही हम R लिख रहे हैं। समझ गए इतनी बात। तो यहाँ पे केवल यही बताया जाता है कि कोई ऐसा चालक तार हो, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कंडीशन ये लगाया जाता है, कोई ऐसा चालक तार हो जिसकी मोटाई, जिसकी जो मोटाई है मतलब जिसका जो क्षेत्रफल है वो भी एक हो, मतलब इकाई हो या एकांक कह सकते हैं हम, और उसकी लंबाई भी क्या हो, उसकी लंबाई भी एक ही हो। समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा कोई चालक तार है जिसकी मोटाई भी एक हो और लंबाई भी एक हो, तो उस चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उस प्रतिरोध को ही हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आया हमने क्या आपको बात बताया। हमने यही कहा कि कोई ऐसा चालक तार है जिसकी लंबाई और मोटाई, मतलब लंबाई और उसका क्षेत्रफल दोनों एक एक हों, तो उस चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे आप प्रतिरोध नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, क्योंकि विशेष के लिए न हो गया, एक लंबाई भी उसकी एक है और उसकी मोटाई भी, मतलब उसका क्षेत्रफल भी एक है। समझ पा रहे हैं। तो वही हम फॉर्मूला यहाँ से क्या कहते हैं, वही बात हम यहाँ पे निकाल भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या हम करते हैं कि यदि हम यहाँ पे L क्या है लंबाई है,
ठीक है। तो यदि लंबाई के मान को, यदि एल के मान को हम 1 ले लेते हैं, मतलब इकाई, मैं इसको एक को इकाई भी कह सकता हूं, और एल और ए जो है ये क्या है, क्षेत्रफल है। तो यदि ए के भी मान को यदि हम इकाई ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो उस समय जब ये दोनों का मान 1 हो जाता, तो जो रो है, ठीक है, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो आर के बराबर हो जाता कि नहीं, प्रतिरोध के बराबर हो जाता, होता कि नहीं होता, बिल्कुल हो जाता। तो यही आप कहेंगे, यहीं से आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि किसी चालक, मतलब आप ऐसे कहेंगे कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपको रटना पड़े, इसीलिए छोटी छोटी बातों को हम बताते हैं। आप सुनिए एक बार और, हम कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैंने 2 बार बोल ही दिया, ये सब टॉपिक हमने बहुत पहले कराया हुआ है, ठीक है। तो अगर नहीं याद हुआ है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे रिवाइज करके फिर से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं 2 बार और, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। हम लिखेंगे इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए। हमने क्या कहा, इकाई लंबाई इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता दिया। फिगर भी आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला लिखने के बाद ये परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मात्रक लिखना होता है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मात्रक लिखना होता है और दूसरा इसका बीमा लिखना होता है, या बीमीय सूत्र भी आप कह सकते हैं। तो आप इसका मात्रक आप याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ठीक है। इसका मात्रक आप याद रखेंगे, ओम इंटू मीटर होता है, ml3 T-3 A-2 होता है। ये आप इसका बीमीय सूत्र याद रखेंगे कि ml3 T-3 A-2 इसका बीमीय सूत्र होता है। याद रखेंगे m के जगह पर अगर हम चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी हमें पता होना चाहिए कि m के ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 को नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। तो आप कह सकते हैं m1l3 T-3 A-2। तो ये इसका बीमीय सूत्र, ये इसका मात्रक, सब कुछ हो गया। तो ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे के और भी जो टॉपिक हैं उन सभी को हम देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 प्रश्नों को ले लिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देख रहे हैं 2015 में, 16 में, 18 में, 22 में पूछे गए हैं। ये 2018 में, 22 में, 23 में भी पूछा गया है। देख रहे हैं 22 में, 23 में, फिर से 24 में एग्जाम है, तो हो सकता है पूछा जाए। तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को हम जानेंगे। देखिए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो सिंपल सा इसका परिभाषा हमने लिख दिया है। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है।
समझ में आ गया। देखिए सबसे पहली बात हम जानते हैं आंतरिक मतलब होता है अंदर और प्रतिरोध मतलब होता है अवरोध। हम नहीं कहे हैं कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, मतलब धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध ही तो प्रतिरोध का अर्थ होता है। प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। तो वही बात यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कह रहा है, तो मतलब सेलों के अंदर, आंतरिक मतलब सेलों के अंदर धारा जो प्रवाहित होगा उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, रोकेगा उस धारा को, तो उसी प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। समझ पा रहे हैं मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं? वही बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध को, मतलब रुकावट को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का जो क्या है परिभाषा है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें याद क्या करना है आप समझ गए होंगे। यदि इसी को आप समझ जाएंगे तो परिभाषा बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पे। ठीक है, तो अब आते हैं, ये तीसरा हमने देख लिया, चौथा हम देखते हैं। चौथा कह रहे हैं कि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब ये 2018, 22 और 23 में पूछा गया है, क्वेश्चन दिखाई दे ही रहे होंगे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो निम्न कारकों पर, ठीक है, निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला हमने लिखा है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध सेलों के बीच, मतलब सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पे क्या हमने बताया कि जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है किसके? से मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के। समझ पा रहे हैं? तो मतलब जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, ठीक है, सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला आपको बता दिया। समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको फिगर से, जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो ये थोड़ा सा पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं, थोड़ा सा हम छोटा ही बना दे रहे हैं, बट आप समझ जाइएगा, मैं यहीं पे बना दे रहा हूं। ठीक, ये हमने एक क्या ले लिया है, एक मान लेते हैं बर्तन है या सेल है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसमें हमने यहां तक विद्युत अपघट्य को घोला हुआ है। इसके अंदर विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य का मतलब NaCl जल के साथ घुला हुआ है, विद्युत अपघट्य, क्योंकि NaCl भी तो एक विद्युत अपघट्य है ना। तो NaCl जल के साथ घुला हुआ है तो विद्युत अपघट्य हो गया। अब इसमें धातु के दो छड़ को हम इसमें डुबोते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। समझ रहे हैं? तो ये इन दोनों को, एक कैथोड होगा तो एक एनोड होगा, मतलब एक पर धनात्मक आवेश होगा तो एक पर ऋणात्मक आवेश होगा, ऐसा ही तो होगा ना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखिए इसको हम विद्युत अपघट्य में दो धातु के छड़ को डुबाए हैं, तो इसमें से एक धनात्मक हो गया होगा, एक ऋणात्मक आवेश वाला छड़ होगा। ठीक है, मतलब एक कैथोड एक एनोड होगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की कोई दूरी होगा कि नहीं होगा? इन दोनों इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी होगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। मतलब दूरी अगर जितना बढ़ेगा उतना ही आंतरिक प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। समझ गए? और इसका मान यदि घटेगा तो इसका भी मान घटेगा। पहली बात समझ गए। दूसरे पे आते हैं। दूसरा कह रहा है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघट्य के घोलों में इलेक्ट्रोडों में डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब सिंपल से समझ जाइए। देखिए ये विद्युत अपघट्य है, यहाँ तक घुला हुआ है विद्युत अपघट्य है। अब इस विद्युत अपघट्य में ये सभी ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड हैं। तो जो इलेक्ट्रोडों का डूबा हुआ भाग इतना ही न है, तो ये डूबे हुए जो भाग है वही कहा जा रहा है ना। क्या कहा गया
कि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो विद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इलेक्ट्रोडों के जो डूबे हुए भाग हैं, यहां तक ये जो अंदर डूबे हुए हैं, इनका जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब सिंपल में कह दिया गया, तो जो आंतरिक प्रतिरोध होता है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए, मतलब विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के। मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के। समझ पा रहे हैं? तो ये आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, कि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बात समझ गए। तीसरा यहाँ पे कहा गया कि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो विद्युत अपघट्य की प्रकृति एवं सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब विद्युत अपघट्य की जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। विद्युत अपघट्य की प्रकृति एवं सांद्रता पर। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, कोष्ठ में आप इसको नीचे लिख लेंगे। समझ पा रहे हैं ना? मतलब सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो विद्युत अपघट्य की प्रकृति, कि इसमें जो विद्युत अपघट्य हुआ है, जैसे कि NaCl विद्युत अपघट्य है, तो NaCl घोले हैं तो उस पर निर्भर करेगा। KCl घोल दिया है, वो भी एक विद्युत अपघट्य है, तो उसको घोलेंगे तो कुछ अलग प्रकृति होगा। तो वही बात कहा जाए, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और सांद्रता पर निर्भर करता है कि इसमें विद्युत अपघट्य, जैसे जल में NaCl घोला गया है तो वो कितनी मात्रा में घोला गया है। ठीक है, अधिक घोलेंगे तो सांद्रता बढ़ेगी, कम घोलेंगे तो सांद्रता घटेगी। तो सांद्रता पर भी निर्भर करता है जो है आंतरिक प्रतिरोध। तो ये तीन चीजें हैं जो कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इन सभी को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। 4 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम आगे और बढ़ते हैं, और जो आपके क्वेश्चन इस बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट, उन सभी को हम देखेंगे, न्यूमेरिकल भी देखेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आते हैं हम अपने 5वें प्रश्न पे। तो यहाँ पे हम अपना 5वां प्रश्न ले लिया है जो है एक न्यूमेरिकल, जो कि 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी टाइप के और भी न्यूमेरिकल हैं जो पूछे गए हैं, ठीक है, अलग अलग वर्षों में। बट मैं ये न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, यदि आप इसको सीख लेते हैं तो इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो आप इस वीडियो, मतलब इस टॉपिक के बाद आप खुद कहेंगे कि मैं कर लूँगा। ठीक है, तो एक हम समझ लेते हैं इस पर। नीचे आपको जो क्या है इस क्वेश्चन का फोटो दिखाई दे ही रहा होगा, तो समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपसे सबसे पहली बात याद है आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल हल करना है तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल पढ़िएगा तो उसमें यह पता लगाइएगा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, किसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि तो जुड़े हुए प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारा टारगेट, लक्ष्य पता हो गया, ठीक है, कि हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। उसके बाद दूसरा हमने कहा था कि इस क्वेश्चन में जो वैल्यूएबल पॉइंट्स है, मतलब जो वैल्यू है, उन सभी को दिया है करके लिखा जाता है। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे, सबसे पहले आप भी लिखेंगे यही दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का मान दिया है 12 वोल्ट, तो यही हम लिखेंगे विद्युत वाहक बल। इसका मान कितना दिया है, विद्युत वाहक बल जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान आपको दे दिया है 12, ठीक है, वोल्ट।
पहला हमने समझ लिया। दूसरा कह रहा है कि 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजित किया गया है, मतलब 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया है 3 ओम, ठीक है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, आंतरिक प्रतिरोध का मान 3 ओम दिया है, 3 ओम दिया है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमने फिर से यहाँ पे देखा कि दिए हुए परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है, मतलब विद्युत धारा का जो मान दिया है, विद्युत धारा I का जो मान दिया है वो कितना 0.5 एम्पीयर दिया है। एम्पीयर को A भी लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। तो इतनी बात आपने समझ लिया, ये 3 मान दिया हुआ है। चौथा हमसे कह रहा है कि प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सभी वैल्यूएबल पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो प्रतिरोध का तो फॉर्मूला 2 होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रतिरोध R = V/I भी होता है, R = V/I, ये फॉर्मूला आपको याद है ओम के नियम से। तो अगर मैं आपसे कहूं तो देखिए यहाँ पर विद्युत वाहक बल E का मान दिया है, ठीक है, परंतु यहाँ पे तो V का मान दिया है। तो यही बात आपको समझना होगा कि तब हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हमें ज्ञात करना होता वो, ठीक है, अगर हमें मतलब यहाँ पे अगर विद्युत वाहक बल के जगह पर यदि हमसे किसका कह देता, अगर हमसे देखिए यहाँ पे अगर V का मान दिया होता तब जाकर हम शायद इसका फॉर्मूला का यूज कर देते, इस फॉर्मूले का। बट अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि विद्युत वाहक बल का भी मान दिया है और फिर से इसमें आंतरिक प्रतिरोध का भी मान जोड़ दिया है। तो इसलिए हम इस फॉर्मूले का ना यूज करके हम किसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला जानते हैं कि I = E/R प्लस स्मॉल r। ये फॉर्मूला बताइए, मैंने पढ़ाया है ना। तो ये फॉर्मूला आपको मैंने जो फॉर्मूला भी बताया था क्लास 12 फिजिक्स का ऑल फॉर्मूला, तो उसमें भी हमने ये फॉर्मूला पर जिक्र किया था कि इस पर न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ई क्या है, ई है विद्युत वाहक बल, ठीक है। कैपिटल R क्या है, प्रतिरोध है जिसका मान हमसे इसमें पूछा गया है। R क्या है, स्मॉल r, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध है ना, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है, वही है आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r। I क्या है, विद्युत धारा है। तो इसी फॉर्मूले का हम उपयोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो समझिएगा I का मान यदि हम मान रखते हैं तो I का मान कितना दिया है, 0.5 दिया है, तो हम लिखते हैं 0.5। उसके बाद E का मान कितना दिया है, 12 वोल्ट, तो हम लिखते हैं 12। उसके बाद R का तो मान हमें ज्ञात करना है, तो R हमने लिख दिया। स्मॉल r का मान कितना दिया है, स्मॉल r का मान 3 दिया है, तो 3 हमने लिख दिया। समझ गए। अब थोड़ा सा ये समझिएगा कि ये अब ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो इसका मतलब ये कैसे हो जाएगा, 0.5 r प्लस 3 × 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये अगर गुणा कराएगा तो 0.5 r हो जाएगा, और उसके बाद 0.5 3 में गुणा कराएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, ठीक है, आधा हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है, 3 का अगर 0.5 में गुणा करेगा तो आधा ही ना होगा, 1.5 होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कर लीजिएगा, इतना तो बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे 12 हमने लिख दिया। अब सोचिए ये माइनस इधर जाएगा तो ये 0.5 r, और ये अगर इधर जाता है तो 12 - 1.5, बताइए 12 में से 1.5 गया तो कितना बचेगा, 10.5 बचेगा, 10.5, हाँ 10.5 बचेगा, 11, ठीक है जी। उसके बाद R = ये 0.5 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो 10.5/0.5। अब बताइए 0.5 से यदि हम कितना 10.5 में भाग दे तो कितने बार में जाएगा, 10 बार में, तो 20 बार में तो 10 कट गया, 21 बार में ये चला जाएगा, ठीक है ना। 21 बार में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब R का जो मान आएगा वो 21 ओम आएगा। R का जो मान आएगा वो 21 आएगा। नहीं समझ में आया कैसे हमने काटा, अरे भैया क्या, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, यही तो था, 0.5 था, यही तो था। अगर हम चाहें तो दोनों में 100 का 10 का गुणा 10 का भाग करा सकते हैं,
दोनों में 10 का गुणा 10 का भाग, अगर 10 का इसमें गुणा कराएंगे तो 105 हो जाएगा, 10 का इसमें गुणा कराएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब थोड़ा सा सोचिए, अगर 5 में 110 का भाग देंगे तो देखिए 5 दूना 10, 2 बार में ये 10 कट जाएगा, अब फिर से 5 एकम में 5, तो 21 आया कि नहीं आया? अब भाग तो करा सकते हैं ना, 5 में 105 में 5 का भाग कराइए, 21 बार में क्या आएगा? वही बात है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो कि आपको रिवीजन करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है। आपके जो गेस्ट पेपर है या जो विद्या है, जो कुछ भी है उससे आप पढ़ाई कीजिए। समझ पा रहे हैं? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के और भी बहुत सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को कराएंगे। अभी तो 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन तो है ही, निश्चिंत रहना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब आते हैं हम अपने छठे प्रश्न पे। तो ये है हमारा छठा प्रश्न, जो है कि आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी हमें संदेह है कि ये पूछा जा सकता है, उन सभी को हम देखेंगे। नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे कि किस वर्ष ये पूछे गए हैं, तो इसको भी हम लेकर चलते हैं। तो देखिए, आवेशों की गतिशीलता से क्या समझते हैं। यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि आपने तो ये सभी चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो क्या आपको पता है कि आवेशों की गतिशीलता से क्या आप समझते हैं या इसका परिभाषा क्या होता है? तो नहीं पता है तो देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, एक एक बातों को आपको समझ में भी आ जाएगा। बट मैं यही कहूँगा कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना तैयार है और कितना नहीं। आवेश की गतिशीलता, ऐसे आपको हेडिंग सबसे पहले डाल लेना है कि आवेश की गतिशीलता। अब आवेश की गतिशीलता हम इसके फॉर्मूले से ही करते हैं, ठीक है। किसी का भी परिभाषा हम फॉर्मूले से या फिगर से हम कर सकते हैं। अब वो समझते हैं वो क्या है। तो आवेश की गतिशीलता का फॉर्मूला होता है, इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू इक्वल टू होता है वी डी बाई क्या होता है, ई होता है। ये इसका फॉर्मूला है, ये बात आप याद रखेंगे। जहां पर म्यू क्या है, वीडी क्या है, वीडी अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग कहें या अपवाह वेग भी हम कह सकते हैं। और ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझिएगा, तो यहां पर यहीं से हम परिभाषा क्या कह सकते हैं कि अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, आवेश की गतिशीलता कह सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो यही हम परिभाषा इसका कह सकते हैं। सिंपल सा आपको समझ में आ गया ना। अगर सिंपल में कोई पूछ दे तो आप कह सकते हैं कि अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेश की गतिशीलता कहते हैं। सिंपल सा हम कह सकते हैं। बट थोड़ा सा लिखेंगे तो हम अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग। ठीक है, किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग, सीधा हम अनुगमन वेग कह देंगे। तो अनुगमन वेग किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ही होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ आवेश होता है कि नहीं, तो उसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी आवेश वाहक, या इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम कह रहे हैं कि किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग Vd तथा उस पर आरोपित, या हम सीधा लिखते हैं कि आरोपित तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया कि आवेशों की गतिशीलता किसे कहते हैं। तो हम यही कहेंगे कि किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेश की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं।
इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया। छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट। तो अब आते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। तो ये हमारा 7वां प्रश्न जो है एक न्यूमेरिकल, नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेलों का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेलों को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेलों के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। तो ये है क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना कि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमने इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, तो यही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। क्या आप इसको हल नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर देंगे। नहीं कर पाएंगे तो देख लीजिए, ठीक है, बट उसी टाइप का है, थोड़ा सा बस घुमाया हुआ है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सेलों के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। मतलब उसमें इससे पहले अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, इससे पहले, ठीक है, 7वां है ना, तो 5वां जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने प्रतिरोध की गणना किया था, और यहाँ पे प्रतिरोध ना पूछकर विभवांतर पूछा जा रहा है। तो गणना हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है, ये तो लिखना ही है। अब क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। कह रहा है कि एक 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल का मान दिया है, विद्युत वाहक बल E का मान कितना दिया है, ये दिया है 1.5 वोल्ट। ठीक है जी, ये बात समझ लिए। कह रहा है वाहक बलों वाले सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इतना है। आंतरिक प्रतिरोध का मान दिया है, आंतरिक प्रतिरोध का जो मान दिया है वो, मतलब आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मान दिया है 0.1 ओम। ठीक है जी, दूसरा दिन ले। तीसरा कह रहे हैं सेलों का 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर, मतलब ये क्या दिया है, ये प्रतिरोध का मान दिया है, बाह्य प्रतिरोध या प्रतिरोध हम कह सकते हैं। कैपिटल R का जो मान दिया है 2.9 दिया है, 9 ओम। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सेलों के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। विभवांतर की गणना करना है, तो विभवांतर की गणना तब हम करेंगे जब हमें विभवांतर का, हम जानते हैं ना कि R = V/I होता है, R = V/I होता है। अब हमें V की गणना करना है, तो ये I है, इधर आ जाएगा R में, तो इसका मतलब V = I × R हो जाएगा। तो देखिए हमें अगर विद्युत धारा का मान पता हो और प्रतिरोध का मान पता हो तो हम विभवांतर की गणना कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें R का तो मान पता है परंतु I का मान नहीं पता है। तो हमारा लक्ष्य है अभी कि पहले हम I का मान ज्ञात करें, और जब I का मान ज्ञात हो जाएगा, मान इस फॉर्मूले पर पुटअप करेंगे, V का मान निकल जाएगा। अब बताइए इतना आप कर सकते हैं कि नहीं कर लेंगे? I का मान तो गणना कर ही लेंगे। अब नहीं करेंगे तो चलिए हम दिखाई दे रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं। अब क्या हम जानते हैं, हम ये फॉर्मूला जानते हैं जो है I = E R+R। ये फॉर्मूला पर अब आप चुपचाप हम रखेंगे। चलिए हम रखते हैं, I लिख दिए हमने, I। E का मान क्या है, यहाँ पे है 1.5। उसके बाद R का मान क्या है, R का मान है 2.9। उसके बाद क्या बीच में प्लस है तो प्लस हम देंगे। उसके बाद स्मॉल r का मान है 0.1। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, ऐसे I 0.5 है तो 1.5 है तो 1.5 हमने लिख दिया। अब देखिए ये, सॉरी यहाँ पे 0.1 है ना, 0.1। अब समझिए ये 2.9 है और ये 0.1 है, यदि इसमें ऐड होता है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसमें एक की ही तो कमी है ना, 0.1 की कमी है, अगर इसमें ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो 3 हो गया। अब अगर आप समझे ये
3 का आधा 1.5 होता है ना, तो इसका मतलब ये एक बार में ये 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब जो i का मान आया वो 1/2 आएगा। 1 क्या आएगा, 1/2 आएगा। या 1/2 ना कहकर हम ये भी कह सकते हैं कि i का जो मान आएगा वो 0.5 एम्पियर आएगा। ठीक है जी, दोनों हम कह सकते हैं, ये भी होगा और ये भी होगा, ये दोनों आप याद रखेंगे। अब देखिए हम i का मान हमें जैसे ही पता चला, अब हम मान सीधा डायरेक्ट रखते हैं जी। ठीक है, रखते हैं तो हम लिखते हैं, क्या हम लिखेंगे, हम लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे, तब ओम के नियम से, ओम के नियम से हम जानते हैं R = V/I ये फॉर्मूला होता है। यदि हम V का केवल निकाला तो V = I × R हो जाएगा। I का मान हमें पता है 0.5 होता है। R का मान हमें पता है, R का मान यहाँ पे दिया है 2.9 दिया है। ठीक है, अब बताइए 2.9 में 0.5 में 2.9 से गुणा करेंगे कितना आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट आंसर, तो मैं देख के बता दे रहा हूँ आपको। ये आपका आएगा 1.45 आएगा वोल्ट। ठीक है जी, 1.45 वोल्ट आएगा। तो ये आप गुणा करा कर देख सकते हैं। ठीक है, गुणा कराएंगे टाइम लगेगा, बट न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल ये है ना कि न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने आना चाहिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यही तो हमारा इंपॉर्टेंट है ना। गुणा भाग तो ये सब बस हम बता दें, अगर ये फॉर्मूला बता दें, मान रख दें और कहें हल कर लीजिए, तो आप तो हल कर ही लेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल आप मतलब इसका मतलब लगा ही नहीं पाएंगे। बट मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये सब कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के जो क्वेश्चन और भी हैं, जो 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, अब हम उनको देख लेते हैं। अभी तक जो हमने देखा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले प्रश्नों को देखा है। अब 4 नंबर, 5 नंबर वाले प्रश्नों को हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं 8वें प्रश्न को। तो ये है हमारा 8वां प्रश्न। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओमीय तथा अनओमीय परिपथ से आप क्या समझते हैं। देखिए इस पर बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं पर ओमीय और अनओमीय परिपथ कह दिया है और कहीं पर कहा गया है कि ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे जो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में हम ओमीय और अनओमीय परिपथ के भी जानेंगे और उसके साथ साथ प्रतिरोध के बारे में भी जानेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यही आपको 3 नंबर दिला देंगे बोर्ड एग्जाम में। तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें परिपथ कहे तो हम सिंपल सा हेडिंग डालेंगे, हम लिखेंगे ओमीय परिपथ। और ओमीय परिपथ का हम परिभाषा लिखेंगे। क्या हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि ओमीय परिपथ का मतलब सिंपल में यह होता है कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है या अनुसरण करता है उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं। समझ में आ गया। तो यही बात हम लिख देंगे कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है या अनुसरण करता है उसे उस परिपथ को ओमीय परिपथ कहते हैं। ओमीय परिपथ कहते हैं तथा उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध, उसी परिपथ में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उस प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। तो उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध ओमीय क्या कहेंगे, ओमीय प्रतिरोध
कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं। ओमीय परिपथ इतना लिख देंगे कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं, तथा उस परिपथ में जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा उसे हम ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। समझ गए? उसके बाद यही आपको लिख देना है। उसके बाद अनओमीय परिपथ भी बता दे रहे हैं, और इसी में फिर से अनओमीय प्रतिरोध क्या होता है वो भी आप समझ जाइए। तो इतना आप लिख देंगे, मिल जाएगा अनओमीय परिपथ। अनओमीय परिपथ भी हम समझ लेते हैं। तो अनओमीय परिपथ का सिंपल सा हम परिभाषा क्या कहेंगे कि ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अनओमीय परिपथ कहते हैं। उसे अनओमीय परिपथ कहते हैं, तथा उसके प्रतिरोध को, उसके मतलब उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध, ठीक है, या उसके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसमें ओम का नियम का पालन करेगा उसे हम अनओमीय मतलब ओमीय परिपथ कहेंगे, और उसमें उत्पन्न प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहेंगे। अनओमीय प्रतिरोध ऐसा प्रतिरोध जो ओम का नियमों का पालन नहीं करता है उसे हम अनओमीय परिपथ कहते हैं, तथा उसके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा है, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे के हम क्वेश्चन को देखते हैं। स्क्रीनशॉट। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न को। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ले लिया है जो है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए और अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये हमारा 4 नंबर वाला प्रश्न है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आपको साइड में हम क्वेश्चन भी दिखा देंगे। तो इसको आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे। ध्यान से आप समझेंगे, आपको एक एक बात समझ में आएगा। वैसे तो ये सभी टॉपिक हमने पहले ही करा दिया है, बट फिर भी वन शॉट वीडियो है तो इसमें कराना तो पड़ेगा सभी इंपॉर्टेंट। शायद आपने नहीं देखा हो तो समझ लेते हैं। देखिए, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो याद रखेंगे एक और बात, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग कहे या अपवाह वेग कहे। सबसे पहली बात तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अनुगमन वेग कहे या अपवाह वेग कहे, दोनों बात एक ही होता है। आप समझते हैं अनुगमन वेग किसे कहते हैं? आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है, सुना तो होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, सपोज डेट ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लगातार गति करते हुए रहते हैं, अस्थायी नहीं रहते हैं। तो ये सपोज डेट ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं एक जगह और है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं गति कर रहा है, ठीक है, परमाणु में। तो ये यहाँ से यहाँ तक गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, तो टकराने के पश्चात फिर से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इससे टकराया, फिर से इधर गया, फिर से इधर, फिर से इधर, फिर से इधर। अब मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गया। समझ रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बार बार ये टकराया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, यहाँ पे टकराया हुआ है। तो यहाँ पे हमें केवल यही बताया जाता है कि जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के, दो सतत टक्कर मतलब ये जो टक्कर हो रहा है लगातार हो रहा है। पहले इससे टकराया, फिर से इससे, फिर से इससे, फिर से इससे, फिर से, लगातार ये सभी टक्कर हो रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के, ये दो सतत टक्कर हो रहे हैं। यहाँ पे दो सतत टक्कर,
सतत मतलब होता है लगातार। तो कोई भी दो हम टक्कर ले लेते हैं, सपोज डेट ये वाला टक्कर और ये वाला टक्कर हम ले ले रहे हैं, तो हम यही कहें कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को हम क्या कहते हैं, धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। समझ में आ गया? हमने क्या बताया आपको, हमने यही बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को ही हम धारा का या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब कुल मिलाजुलाकर बात यह है कि जब ये दो यहाँ पे टक्कर हुए, यहाँ पे टक्कर हुआ, तो इनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होगा, उस इलेक्ट्रॉन के वेग का, जो इलेक्ट्रॉनों का वेग मान लेते हैं v है, तो इसका जो आधा होगा वो आधा ही क्या कहलाएगा, अनुगमन वेग कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? परिभाषा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। समझ में आ गया होगा? तो ये सब बनाना नहीं होता है, बट मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। तो हम यही लिखेंगे, क्या हम लिख रहे हैं ध्यान से समझेंगे, हम लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का या मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहलाता है, ठीक है। धारा भी लिख सकते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन ही हम लिख देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहलाता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आप समझ के होंगे, सिंपल सा परिभाषा याद कर लेंगे। अब वही बात है, अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं, V और नीचे स्मॉल में D होता है। तो Vd इक्वल टू ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग है, दो सतत टक्कर हो रहे थे उनके बीच का वेग है। अब वेग का जब हम आधा कर देंगे तभी तो औसत कहलाएगा ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे अनुगमन वेग का, ठीक है। ये वेग है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। उसके बाद इसमें कहा गया कि अनुगमन वेग और धारा घनत्वों में संबंध बताइए। तो ये भी हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध, या धारा घनत्व में संबंध भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। अब इन दोनों में संबंध क्या है वो हम समझ लेते हैं। धारा घनत्व का हम फॉर्मूला जानते हैं, J इक्वल टू I इंटू ए होता है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे ही हम डायरेक्ट नहीं लिख लेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, नहीं तो कोई ऐसा ही लिख देगा, चूंकि हम जानते हैं धारा घनत्व, ऐसे लिखेंगे धारा घनत्व। अब उसके बाद हम लिखेंगे J इक्वल टू I इंटू ए, ये बात लिख लेंगे, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। एक सीक्वेंस पैटर्न में चलेंगे। फिर से हम लिखेंगे, चूंकि हम यह भी जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, हम एक और फॉर्मूला जानते हैं जो है I इक्वल टू N E A V D, ये भी हम फॉर्मूला जानते हैं। ये फॉर्मूला हम किससे जानते हैं, हम जानते हैं अनुगमन वेग और वैद्युत धारा, अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको भी हम जानते हैं फॉर्मूला, तो इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समझ जाते हैं, देखिए हम समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का मान पुटअप करेंगे, I का यहाँ पे है ना, तो I के मान को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में सेकेंड का
मान रखने पर रखते हैं जी। यहाँ आई का मान को हम ये सब पुटअप करते हैं तो j इक्वल टू आई की जगह पर ये पूरा हम लिख सकते हैं ना, आई का जगह पर तो हम लिख देते हैं n e a vt है तो vt हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे a है तो a हम लिख देंगे। अब हम समझते हैं, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा, j इक्वल टू n e और vt बचा। तो ये हमें फॉर्मूला मिला। अब बताइए ये प्रूफ हो गया कि नहीं आपका? प्रूफ हो गया है। J यहाँ पे क्या है, J ही तो है धारा घनत्व, यही तो है धारा घनत्व। और ये Vd क्या है, अनुगमन वेग है। समझ पा रहे हैं? तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध ये आपका हो गया। तो यही है आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करते हैं दोस्तों, आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं 9th प्रश्न को। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, 5 नंबर वाला प्रश्न है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, तो उसमें धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध पूछा था, परंतु इसमें अनुगमन वेग का परिभाषा के साथ साथ फिर से कह दिया कि इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग सिद्धांत के द्वारा ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। मतलब सिंपल में कहें तो ओम के नियम का सत्यापन पूछा जा रहा है। तो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत बार पूछा गया है। हम ध्यान से समझिएगा, हम आपको अच्छे तरीके से याद करा देंगे। ट्रिक से हम बताएंगे, आपको याद हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। सबसे पहले अनुगमन वेग का परिभाषा हमने बताया है ना कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के 2 सतत टकरों के बीच के औसत वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद अब हम लिखेंगे कि ओम के नियम का सत्यापन। फिर से लिखेंगे ओम के नियम का सत्यापन या निगमन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हेडिंग डालेंगे। उसके बाद जो जो हम कर रहे हैं केवल अभी आप समझते जाइएगा। जब हम अंत में आपको हल करा देंगे उसके बाद हम आपको ट्रिक भी बता देंगे कि ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि विद्युत वाहक बल E इक्वल टू, हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, V/L होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट आप लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं E इक्वल टू इतना। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पढ़े तो ये पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इस पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से लिखेंगे चूंकि हम यह भी जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, बल F बराबर E इंटू E होता है। ठीक है, ये भी हम बात जानते हैं कि जो बल बराबर, देखिए हम कहे हैं ना कि बल का फॉर्मूला भी बहुत होता है, सभी को हम अलग अलग रूपों में चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार एक और फॉर्मूला ये भी होता है कि बल बराबर E इंटू E होता है। E यहाँ पे क्या है, E है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, विद्युत वाहक बल हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। समझ गए ना आप? तीसरा, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। हम क्या करेंगे, ये जो E के जगह पे, इस E के जगह पर V/L भी लिख सकते हैं ना, ये E के जगह पे। तो अगर हम मान रखें तो F इक्वल टू E, ये V/L हम लिख सकते हैं। तो ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसको हम समीकरण 2 नहीं, हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है जी, ये बात आप समझ गए। F इक्वल टू E V/L आ गया ये फॉर्मूला। समझ में आया? हमने क्या बताया, हमने आपको 2 फॉर्मूले बताया, एक E इक्वल टू V/L होता है और एक बताया F इक्वल टू E इंटू E होता है। हमने सिंपल में इस E के जगह पर ये मान पुटअप किया है तो ये फॉर्मूला मिल गया।
और 2 ये फॉर्मूले नहीं पता तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं तीसरे पर। चूंकि हम जानते हैं, आप कहेंगे सर कितना हम जानते हैं, ठीक है ना, तो लिखना पड़ेगा यार। हम जानते हैं बल बराबर, अब बल बराबर F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए होता है, ये बात हमने पढ़ा है। और यदि हम सिंपल है केवल हम M का मान निकालें, ए का मान निकालते हैं ना, यहाँ से F भर देंगे, तो ए का मान अगर हम निकालें तो ए इक्वल टू, ये इधर M गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो F/M हो जाएगा बिल्कुल। अब आप समझिएगा, ये F के जगह पर, इस F के जगह पर EV/L लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, F के जगह पर हम EV/L लिखेंगे, EV/L, और नीचे क्या है, ये मेन बटा है, M है तो M, और एक के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये गुणा किस तरीके से, ऊपर नीचे वाला सबसे ऊपर वाले में गुणा कराएगा, और ये वाला जाकर इसमें गुणा कराएगा, ऐसे ही ना कराते हैं, तो हम करा लेते हैं जी। तो जब हम आगे इसको कराते हैं समझिएगा, तो A इक्वल टू हमें मिलता है 1EV में गुणा कराएगा तो EV ही आएगा, और उसके बाद L में M गुणा कराएगा तो LM आ जाएगा, यही तो आएगा ना। तो ये हमें फिर से एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। A इक्वल टू EV/LM आ जाएगा। ए क्या है यहाँ पे, त्वरण है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, त्वरण है। बल का फॉर्मूला जानते हैं ना, बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये क्या है, त्वरण है। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। भी क्या है, वेग है, ठीक है। सॉरी क्या यहाँ पे क्या है, हाँ वेग, ठीक है, विभव है, ठीक है। एल क्या है, एल है यहाँ पे, एल क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, एम क्या है, द्रव्यमान है। सबसे पहली बात आप थोड़ा सा समझिएगा, हमने 3 फॉर्मूले का यूज़ किया है। सबसे पहले इस फॉर्मूले की मदद से ई यहाँ पे पुटअप किया, ये हमें मिला। उसके बाद हमने बल का फॉर्मूला, हमें ये बात पता है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से हम एफ का मान यहाँ पे हमने पुटअप किया है यहाँ पर, तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया, मिला है ना। उसके बाद फिर से हम जानते हैं गति के समीकरण से। तो हम जानते हैं गति के समीकरण, आपको याद होगा तो हमने बताया था क्लास 11th में भी हमने पढ़ाया है, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at होता है। गति का समीकरण at होता है, ठीक है। तो v इक्वल टू u प्लस at होता है। अब देखिए यहाँ पे तो v क्या है, वेग है, परंतु यहाँ पर वेग की बात नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनों में अनुगमन वेग हम मानते हैं, तो वेग को अनुगमन वेग मान लेंगे vd, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अनुगमन वेग के आधार पर ही हमें ओम के नियम का सत्यापन करना है, तो वेग को हम अनुगमन वेग मानेंगे। और देखिए यहाँ पे u है प्रारंभिक वेग, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, तो 0 को तो हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं कि नहीं है 0, तो इसको हटा दिए हम। फिर से a का मान की जगह पर, यहाँ पे a के जगह पर ये पूरा हम रख सकते हैं ना, तो वही हम रख देते हैं EV/L, m हमने रख दिया। और t यहाँ पे क्या है, समय है, परंतु इसमें हम समय नहीं लेते हैं, श्रांति काल लेते हैं। काल भी एक समय ही है ना, तो श्रांति काल है, तो t को हमने इस तरीके से टाउ लिख दिया, ठीक है। ये t नहीं है, टाउ है, श्रांति काल है। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। उसके बाद अब आपका ये प्रूफ हो ही गया है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, एक बात आपको पता है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का फॉर्मूला आपको पता होगा, I इक्वल टू NEAVD होता है, NEAVD होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये इसको हम, देखिए ये समीकरण फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। तो ये वाला समीकरण, इसको हम इसमें vd के जगह पर पुटअप कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट हम पुटअप करते हैं। तो I इक्वल टू NEA लिख दिया। अब vd के जगह पर हम लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, EV और t,
और ये एल एम है तो नीचे हम एल एम लिख दे रहे हैं, एल एम हमने लिख दिया। समझ पा रहे हैं? अब समझिएगा, आप क्या करेंगे। अब हम अब ये जो क्या है, ई क्या होगा, ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू ये एन हो गया, ये ई में गुणा हो गया तो ई स्क्वायर हो जाएगा, फिर से ये ए हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर क्या बचा, भी बचा, भी क्या है, विभव है, और टी है तो टाउ लिख दिया है, और एल एम हमने लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ये केवल ई गुणा हो गया तो ई स्क्वायर हो गया है। अब आप समझेंगे ये बात कि अगर हम क्या करें, केवल हम इसको, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा। ठीक है, तो गुणा कराएगा तो क्या यहाँ पे होगा, समझिएगा एक छोटी छोटी पॉइंट्स को। ये आई और ये एल एम है तो एल एम इधर आ जाएगा, इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा। उसके बाद इधर एन ई स्क्वायर, फिर से ए, फिर से भी क्या है, विभव है, और ये टी श्रांति काल है, ये हमने लिख दिया। अब समझिएगा क्या होता है, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे ये होगा कि समझिएगा सब कुछ, ये इधर आई क्या है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। ये जो भी दिखाई दे रहा है ना, तो भी में भाग कराएगा, और ये भी के अलावा ये सभी इधर गुणा में है कि नहीं, और ये सभी गुणा में है तो इधर आएंगे तो भाग कराएंगे एल एम में। ठीक है, तो हम इसको इसमें भाग कराते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, भी है, और भी के जगह पर भी, और नीचे ये आई आ जाएगा। ठीक है, ये तो गुणा में है, भाग में नीचे आ गया, और इधर क्या है, एल एम बचा ना, एल एम, और इसके बाद एन ई स्क्वायर ए और टी, ये सब गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग कराएंगे, तो इधर एन ई स्क्वायर ए, उसके बाद टी है तो टी हमने लिख दिया। मतलब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिला, एल एम बाई एन ई स्क्वायर ए और टी हमें फॉर्मूला मिला, इक्वल टू भी बाई आई मिला। अब आप एक बात याद रखेंगे, ये आपका हल हो ही गया है। ये पूरा टोटल, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये टोटल आर के बराबर होगा। क्या होगा, आर के बराबर होता है। ये कितने के बराबर, ये सभी आर के बराबर होगा। तो इसके बाद ये आप लिख लेंगे, क्या होता है, इसके बाद इतने के जगह पर आप आर लिखेंगे, आर इक्वल टू भी बाई आई होता है। और यही तो फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था, आर इक्वल टू भी बाई आई, यही तो ओम का नियम का फॉर्मूला है। तो यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये टोटल जो होता है ना, ये टोटल आर के बराबर होता है, वो हमने लिख दिया। ये फॉर्मूला हमने कहाँ आपको बताया था, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये जब हमने टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था। या अगर आप सिंपल में कहें तो देखिए, या तो आप इनके जगह पर आर लिख लीजिए, या इनके जगह पर भी तो आर लिख सकते हैं ना। आर बराबर भी बाई आई होता है, तो भी बाई आई के जगह पे भी आर लिख सकते हैं। तो यदि हम इस बार आर लिखते हैं तो आर का मतलब आर का मान, मतलब इन दोनों की जगह पर आर भी हम लिख सकते हैं। तो आर लिखते तो आर का मान ये आ जाता कि नहीं, प्रूफ तो ऐसे ही हो जाता कि ये आर का मान है, तो आर के जगह पर भी बाई आई, ये प्रूफ हो गया। समझ पा रहे हैं? तो यही है आपका ओम के नियम का सत्यापन। बहुत ही हार्ड है, आसान नहीं है, बट आप समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले आप याद रखेंगे, एक ये फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, दूसरा देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, इस आई ई में मान रखा है, ये फॉर्मूला मिला। उसके बाद एक और ये तीसरा फॉर्मूला बल का याद रखिएगा, बल के एफ के मान को हम यहाँ से पुटअप किए हैं एफ के मान में। उसके बाद चौथा ये गति का समीकरण आप याद रखेंगे, और 5वां एक और ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये 5 फॉर्मूले आपको पता हैं तो आप इसको कर पाएंगे। सीधा बस मान रखा गया है, ई का मान यहाँ पे रखे हैं, फिर से एफ का जो मान है वो यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद यहाँ से जो ए का मान मिला है, ये ए के मान को फिर से हम कहाँ पे पुटअप किए हैं, गति के प्रथम समीकरण में। ठीक है, ए का जो मान मिला है वो गति के प्रथम समीकरण में। उसके बाद जो भी डी का मान मिला है, ये फिर से हम जाकर यहाँ पे पुटअप किए हैं, उसके बाद हल किए हैं तो आया है। समझ पा रहे हैं? तो एक दूसरे से संबंधित है। ये 5 फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, और स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा कि पहले इस फॉर्मूले को याद करना है, फिर से इसको, फिर से इसको, फिर से इसको, फिर से इसको। इस तरीके से स्टेप याद रखेंगे, आपको पूरे हल हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 5 नंबर का है, हार्ड नहीं है, आसान नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और भी 5 नंबर वाले बहुत से क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम हल करते हैं। ठीक है।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम फिर से देख लेते हैं 5 नंबर वाले प्रश्न को, जो कि VVIA क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि हमने लिखा हुआ है कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और उनके परिपथ बनाकर समझाइए। 2014 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में पूछा गया है। 21 के बाद 22 और 23 में नहीं पूछा गया है। तो ज़्यादातर चांसेज है कि 2024 में ये मतलब पूछे ही पूछे। तो बिल्कुल भी आपको इसको मिस नहीं करना है, तैयार कर लेना है। आज के इस वीडियो में बने रहें अभी आगे तक, तो आपको ये नियम यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे तो हमने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी मैं इस वीडियो में भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। जिनको याद है अच्छी बात है, और यदि याद है तो आप रिवीजन कर लीजिए, और नहीं याद है तो आप ध्यान से समझिएगा, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे किरचॉफ का नियम। कह रहा है कि किरचॉफ का नियमों का उल्लेख करना है और परिपथ बनाकर समझाना है। तो हम बनाकर समझाएंगे भी, निश्चिंत रहना है। सबसे पहली बात ये आता है कि किरचॉफ ने अपने नियम में क्या बताया। तो देखिए, किरचॉफ एक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किया। किस पर? विद्युत परिपथों के, मतलब किरचॉफ नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत परिपथ के जाल के संबंध में, विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में कितने 2 नियम प्रस्तुत किए। कितने? 2 नियम प्रस्तुत किए। ये सब आप लिख सकते हैं पूरा इतना लाइन कि विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किए। संबंध में लिख ही दे रहे हैं, ठीक है, नोट्स भी आप जो बना रहे होंगे बना लेंगे। संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किए। नहीं तो कोई ऐसे ही कोष्ट में कर देगा तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कोष्ट में नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। आप लिख सकते हैं कि किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथों के जाल के संबंध में 2 नियम प्रस्तुत किया। अब वो 2 नियम कौन थे? एक है प्रथम नियम, एक है द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम को याद रखेंगे। प्रथम नियम को हम संधि के नियम के नाम से जानते हैं। संधि का नियम, ठीक है, या इसे हम धारा के नियम के नाम से भी जानते हैं, धारा नियम। तो ये बात आप याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में संधि का नियम का उल्लेख कीजिए, इस प्रकार 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ गया है। ठीक है, बहुत तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं यही कहूँगा, नाम याद रखिएगा कि किरचॉफ के प्रथम और के नियम को ही संधि के नियम के नाम से भी जानते हैं और धारा नियम या धारा के नियम के नाम से भी जानते हैं। समझ लेते हैं। देखिए, प्रथम नियम में हमें यही बताया गया कि कोई भी संधि है, संधि मतलब क्या होता है? जंक्शन। ठीक है, समझिएगा, संधि मतलब क्या होता है? जंक्शन। जैसे ये कोई संधि है तो संधि मतलब जंक्शन होता है। जैसे कि आप क्या है स्टेशन पे गए होंगे तो कहा जाता है ना कि गोरखपुर जंक्शन या अदर कोई भी। तो जंक्शन मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें आती हैं और बहुत सारी ट्रेनें वहाँ से जाती हैं, ठीक है, बनकर। तो वैसे ही ये भी एक संधि है। तो इस संधि से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं आ भी रही होंगी और जा भी रही होंगी। यहाँ से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं हैं, थोड़ा सा समझिएगा। ये मान लेते हैं ये एक संधि है और ये संधि से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं, सपोज दैट ये मान लेते हैं ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं। ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं, ये विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, ये भी जा रही हैं, ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और ये विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं। ये क्या है? ये एक संधि है और ये क्या है? विद्युत बल रेखाएं हैं। ये सभी क्या हैं? विद्युत बल रेखाएं हैं। अब समझिएगा, तो ये सपोज डेट हम मान लेते हैं कि ये I1 विद्युत धारा है, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5 और ये I6, ये सभी विद्युत धाराएं मतलब विद्युत बल रेखाएं हैं। तो यहाँ पे केवल उन्होंने यही बताया कि उन्होंने क्या बताया? संधि के मतलब किरचॉफ के प्रथम नियम में यही बताया गया कि किसी संधि, ये संधि है ना, तो किसी संधि से आने और जाने वाले समस्त विद्युत धाराओं,
ठीक है, ये विद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं या विद्युत धाराएं भी कह सकते हैं, धाराएं लिखेंगे तो बेटर रहेगा, विद्युत बल रेखाएं भी आप कह सकते हैं, विद्युत धाराओं, ठीक है, का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ में आ गया पहला नियम। उन्होंने यही बताया कि किसी संधि की ओर आने वाली, ये आ रही है तो किसी संधि की ओर आने वाली और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ में आ गया ना, क्योंकि I को हम विद्युत धारा से ही प्रदर्शित करते हैं, तो ये सभी विद्युत धाराएं हैं। एक बार और नियम को सुनिए, याद हो जाएगा। आप कहेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, या कह सकते हैं संधि के नियम के अनुसार, या धारा के नियम के अनुसार, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप कहेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि की ओर आने और जाने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो वही बात हम लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। लिख देते हैं, इस नियम के अनुसार किसी संधि की ओर आने व जाने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, यही है आपका नियम। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अभी आपको हम फॉर्मूला ही बता दे रहे हैं। यहाँ पे नियम यही कहा गया, आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी संधि की ओर आने वाले और जाने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समस्त ये टोटल विद्युत धाराएं हैं, तो इन टोटल विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यही बात कहा गया। या तो आप इस तरीके से लिख लें या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए, इसमें एक और बात बताया गया, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको जानना चाहिए, क्योंकि चिन्ह परिपाटी की सहायता से ही आप न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो देखिए, जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, जो आने वाली हैं, जो आ रही हैं, ठीक है, आने वाली विद्युत धाराओं को हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे ये I1 धारा है, ये आ रही है संधि की ओर, तो पॉजिटिव लेंगे। जैसे ये धारा है, देख रहे हैं I3 धारा, ये बाहर निकल रही है, तो जो जाने वाली धाराएं हैं, विद्युत धाराएं, उसको हम माइनस लेते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, I1 धारा है तो ये आ रही है, तो इसको I1 ले लेंगे। फिर से I2 धारा भी आ रही है तो इसको प्लस लेंगे I2। फिर से ये I3 धारा जा रही है तो इसको माइनस I3 लेंगे। फिर से ये भी जा रही हैं तो माइनस I4। फिर से ये आ रही हैं तो आ रही है ना, तो प्लस I5, और ये निकल रही है तो माइनस I6, इक्वल टू हम 0 कर देंगे। तो ये भी हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखें। समझ पा रहे हैं? कहा है ना कि किसी संधि की ओर आने वाले समस्त, मतलब किसी संधि की ओर आने और जाने वाले समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है। समझ गए होंगे? ये आपका प्रथम नियम समाप्त होता है। अब हम समझते हैं द्वितीय नियम। यहाँ पे लिखता हूँ द्वितीय नियम। द्वितीय नियम को हम देखिए याद रखेंगे, वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। दूसरा बंद जाल का नियम। देखिए कितने नामों से जाना जाता है, बंद जाल का नियम, और तीसरा एक और है लूप का नियम। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इसे हम तीनों नामों से जानते हैं। ठीक है, वोल्टता का नियम, बंद जाल का नियम और लूप का नियम, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको तीनों नाम को याद रखेंगे। कभी लूप का नियम, कभी बंद जाल का नियम, कभी वोल्टता का नियम कहकर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अब हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जो नियम है, इसको याद आपको करने से पहले आपको इसका चित्र पता होना चाहिए, नहीं तो ये नियम याद नहीं होता है।
तो इसको मैं फॉर्मूला एक बता रहा हूँ, एक परिपथ बना दे रहा हूँ, उसको आपको समझ जाना है। अगर वो समझ गए तो आपको नियम याद हो जाएगा, और नहीं समझे तो मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ कि 100% आप रट कर याद कर सकते हैं, बट आपको याद नहीं होगा, उस तरीके से भूल जाएंगे बाद में। तो इसलिए मैं कहूँगा ध्यान से समझिएगा, परिपथ समझ के याद हो जाएगा। तो परिपथ हम बनाते हैं, देखिए याद रखिएगा, इसका फिगर ही हम यहाँ पे बना रहे हैं। सपोज डैट हम क्या करते हैं, ऐसे देख रहे होंगे किस तरीके से हम बना रहे हैं, इसको समझिएगा। एक एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिरोध हम लगा दे रहे हैं यहाँ पे, ये प्रतिरोध है, यहाँ पे हम सेल लगा दे रहे हैं, जो ये है सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे ये आपका बन गया है। देखिए ये एक बिंदु है जो ए है, ये जो बिंदु है बी है, ये बिंदु है सी है, ये बिंदु है डी, ये बिंदु है ई और ये बिंदु है एफ। ठीक है, तो आप समझिए ए बी सी डी ई एफ है। उसके बाद 3 यहाँ पे प्रतिरोध हैं, कौन कौन से, R1 R2 R3, 3 प्रतिरोध है। उसके बाद 2 सेल हैं यहाँ पे, एक E1 सेल है और एक E2 सेल है। ये सेल क्या है, सेलों का विद्युत वाहक बल, पूरा नाम याद रखेंगे जी, इसको हम क्या कहेंगे, सेलों का विद्युत वाहक बल है। ठीक है, जो है E1 और E2। उसके बाद जो E1 सेल है, इससे जो धारा प्रवाहित होगा वो I1 धारा प्रवाहित होगा, और जो E2 सेल है, इससे जो धारा प्रवाहित होगा वो I2 धारा प्रवाहित होगा कि नहीं। अब मान लेते हैं ये I1 धारा इस तरीके से आ रही है यहाँ तक, और ये I2 धारा इस तरीके से इधर आ रही है, और दोनों यहाँ पे मिलकर यहाँ से दोनों बहेंगे I1 प्लस I2 धारा, और ये दोनों इधर बहेंगे। समझ में आ रहा है, यही है आपका परिपथ। अब इस परिपथ की सहायता से हमें एक फॉर्मूला बताया गया, उसमें क्या बताया गया, वो हमें बताया गया कि देखिए ये जो I1 धारा है इसका संगत प्रतिरोध है R1, और इसका जो धारा है इसके संगत प्रतिरोध है R2। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया। देखिए यहाँ पे 2 बंद जाल है, अगर मैं आपसे पूछूं बंद यहाँ पे जाल कितने हैं, तो 2 है। देखिए एक है ABCDA, ये एक बंद जाल आपको दिखाई दे रहा है ABCDA, और एक और बंद जाल है DCFED, 2 बंद जाल दिखाई दे रहे हैं। तो हम कोई भी बंद जाल ले सकते हैं। तो यदि एक हम विद्युत परिपथ है, ये है, तो विद्युत परिपथ का एक हम बंद जाल ले लेते हैं ABCDA। तो यही हम लिख देंगे यहाँ पे यही हम फॉर्मूला लिखते हैं कि बंद जाल ABCDA में। ठीक है, देखिए याद रखेंगे, अंतिम पहला और अंतिम अक्षर समान होगा, इक्वल होगा, तभी जाकर बंद जाल होगा। ABCD अगर ये रखें तो ये वाला भी खुला है, परंतु यही हम कहें ABCDA, तब ये बंद जाल हो गया। तो बंद जाल ABCDA में, तो इसमें ये बताया गया कि कोई भी बंद जाल है तो बंद जाल में जो प्रवाही धारा होता है और उसका संगत प्रतिरोध, जैसे I1 धारा का संगत प्रतिरोध है R1, तो यहाँ पे ये बताया गया कि I1 जो धारा है, यहाँ पे समझिएगा, I1 जो धारा है उसका संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है। तो I1 इंटू R1 लिख देंगे, I1 इंटू R1 लिख देंगे, और इस I2 धारा का संगत प्रतिरोध है R2, तो इसका भी लिखेंगे I2 इंटू R2। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे ये बताया गया, इसका पूरा फॉर्मूला ही मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस इक्वल टू E1 माइनस E2, ये हमें फॉर्मूला बताया गया। और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम इसका परिभाषा करते हैं। मैं नीचे देख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है जी, दिखाई दे रहा है। तो आप ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट देखिए आपको याद करना है, इसलिए मैं आपको ये सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ध्यान से समझेंगे, नियम में नहीं लिख रहा हूँ, लिख दूंगा, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको याद हो जाए, क्योंकि यदि आप समझ कर नहीं याद करेंगे कभी याद नहीं होगा। समझिएगा, यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये सभी क्या है, विद्युत परिपथ है। तो हम कहेंगे विद्युत परिपथ के बंद जाल में उपस्थित, विद्युत परिपथ के बंद जाल में,
तो देखिए ये विद्युत परिपथ है। अब विद्युत परिपथ का एक हम बंद जाल लिए हैं ए बी सी डी ए में, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा ये सभी प्रवाहित दोनों धारा हैं और उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, यहाँ पे गुणा हो रहा है कि नहीं, I2 R2 के साथ गुणा हो रहा है, I1 R1 के साथ गुणा हो रहा है। तो वही हम कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के, उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आया आपको नियम? नियम इतना इजी नहीं है, आपको समझना होगा, बार बार सुनना भी होगा। हम यही कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे माइनस को हम बीजगणितीय योग कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ के बंद जाल में, समझ रहे हैं ना, विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा नियम। 2 बार हमने बोल दिया, समझा भी दिया, इसी प्रकार आपको बोलना है, ठीक है। तुमने नियम लिख दे रहा हूं, वैसे हमने बहुत बार अच्छे से आपको पढ़ाया भी है, समझाया भी है। तो हम लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, आप नियम लिख लीजिएगा, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के बंद जाल में, विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे, उसी परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के, उसी परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने नियम पूरा लिख दिया है। 2 बार हमने बोला भी, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और सुन लीजिए। हमने यही कहा कि विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये हमने लिख दिया है। अब आता है कि आप एक बात आप सोच सकते हैं शायद कि सर आपने तो बीजगणितीय योग कहा, परंतु यहाँ पे माइनस आपने क्यों लिखा? योग मतलब तो जोड़ होता है। तो ये किस तरीके से हुआ है, ये सब हम आगे आपको जल्दी एक और वीडियो ले आएंगे, उसमें हम बता देंगे। वैसे तो हम बता दें, ये चिन्ह परिपाटी से ये सब हुआ है। ठीक है, तो आप ज़्यादा देर हो गया है, ठीक है, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, अगर आपको पता होगा तो, कि क्यों हमने माइनस यहाँ पे लिखा है और प्लस मतलब माइनस लिखा है और योग हम कह रहे हैं। ये सब हमने पढ़ाया है। कब हमने बताया है? किरचॉफ का नियम के लिए एक पर्सनली हमने वीडियो बनाया है। तो यदि आपने वो देखा होगा तो आपको ये सब पता होगा। ठीक है, जल्दी हम किरचॉफ के नियम पर भी जो इम्पोर्टेंट है उसको 1 शॉट में ही हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो वो भी आपको जल्दी वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी आप देखिएगा। अदरवाइज ये आपका जो 11th क्वेश्चन है इस चैप्टर से हमने आपको बताया, ये सब आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अदरवाइज एक और हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो कि 5 नंबर में बार बार पूछा गया है, जो साइड में आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा, जो है व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु को क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने कराया भी है। ये व्हीटस्टोन सेतु ब्रदर सर इतना लिख कर सर्च कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से इन सभी टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी आपने तैयार पहले ही कर लिया होगा, ठीक है। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यही कहूँगा, देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए इतना देर तक पढ़ाया जा रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आगे आपको फिजिक्स की वीडियो चाहिए, आगे चैप्टर 4 का, या आपको केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए। जिस पर आप कहेंगे उस पर हम वीडियो लाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। कमेंट करना नहीं भूलना है, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।